हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे YouTube चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 जीवों में विविधता। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पढ़ा वर्गीकरण की आवश्यकता और वर्गीकरण किस आधार पर होता है। वर्गीकरण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं वर्गीकरण, तो हमने देखा था कि वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं। और स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है? किसी भी जीवों को, जितने जीव हैं उनको पहचान देने के लिए उनका नामकरण जो हुआ वो होता है वर्गीकरण। आज हमारा टॉपिक है वर्गीकरण और जैव विकास। तो स्टूडेंट्स, पहले एक क्वेश्चन आता है कि ये जैव विकास होता क्या है और इसका और वर्गीकरण में क्या संबंध है। तो पहले देखते हैं जैव विकास क्या होता है। तो जैसा इसके नाम से वो समझ आ रहा है, जैव विकास यानी कि जीवों में होने वाले विकास को जैव विकास कहते हैं। अब कौन से विकास को कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, जीवों में देखिए, जो हमारे आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, उसके अनुकूल, उसके अनुरूप अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेना, ठीक है। जीवों में उसकी जो शारीरिक बनावट है उसका उसके अनुरूप परिवर्तित हो जाना, वही कहलाता है जैव विकास, ठीक है। समय के साथ पर्यावरण के संदर्भ में हुए अनुकूलनों के कारण समान जीवों में भिन्न जीवों का अवतरण ही जैव विकास कहलाता है। इसे फिर से समझेंगे कि जो पर्यावरण है उसके अनुकूल जीवों की शारीरिक बनावट में या उनके कार्य में जो अंतर आता है, जो चेंज होता है, वो होता है जैव विकास, ठीक है। वो उनका जीवों का विकास है, ठीक है। या ये कहिए कि जो अपने चारों तरफ के पर्यावरण के अनुरूप अपने को ढाल लेता है, वो जीव आगे चल जाता है, या ये कहिए वो सरवाइव कर पाता है, जीवित रह पाता है। और जो अपने आप को उसके अनुरूप नहीं परिवर्तित कर पाता, वो जीवित नहीं रह पाता। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने बताया था कि लगभग आज से 3.5 अरब वर्ष पुरानी बात है, ठीक है ना। तो 3.5 अरब वर्ष पहले क्या होता था कि जो सृष्टि है या पृथ्वी है उस पर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती थी, मगर टाइम के साथ साथ वो प्रजातियां ख़त्म हो गई, या ये कहिए वो कम हो गई। अब उनका हमें कैसे पता चला? उनका पता चला हमें उनके फॉसिल्स से। जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं उनसे पता चला कि इतनी सारी प्रजातियां थी और वो क्या हुआ, आज नहीं है। तो उनमें क्या है, या तो वो प्रजातियां ख़त्म हो गई, ठीक है। वो क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि उन्होंने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को अपने पर्यावरण के अनुरूप ढाल नहीं पाए, ठीक है, अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, तो वो ख़त्म हो गई। या फिर जो उनमें परिवर्तन आके वो नए रूप में आ गए, ठीक है। तो इसी तरह से जो प्रजातियाँ अपने आप को ढाल पाई, पर्यावरण के अनुरूप कर पाई, अपने जीवन को आगे बढ़ा पाई, वो आज रह गई। और जो नहीं रह पाई, जो नहीं कर पाई, वो जीवाश्म के रूप में हमको मिलती है, वो पृथ्वी से विलुप्त हो गई, ठीक है। तो ये हो गया जैव विकास। अब स्टूडेंट्स, जैव विकास और वर्गीकरण, इसमें क्या संबंध है? तो बेटा, जैव विकास का वर्गीकरण से बहुत घनिष्ठ संबंध है। जो 3.5 अरब वर्ष पुरानी प्रजाति थी, वही जो वो परिवर्तित होकर, या जो आज का हमारा जो जीव है, ये कहिए कि जो पृथ्वी पर आज के समय जीव हैं, वो क्या है, वो 3.5 वर्ष से लेके अब तक की एक लंबी यात्रा है। उस लंबी यात्रा में जो जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल गए, तो वो हमें आज मिलते हैं, और जो नहीं ढाल पाए वो चेंज हो गए, या वो जीवाश्म के रूप में ख़त्म हो गए। उनको हमें पता चला कि जीवाश्म के रूप में रह गए और वो पृथ्वी से विलुप्त हो गए, ठीक है। अब वर्गीकरण जो होता है वो कैसे होता है? वर्गीकरण भी जैव विकास का ही एक बहुत घनिष्ठ संबंधित है, ठीक है, क्योंकि जो वर्गीकरण है वो होता है
जीवों के लक्षणों पर, उसकी शारीरिक बनावट के साथ। ठीक, तो जब उसके बनावट में परिवर्तन आता है तो उसका वर्गीकृत भी वो अलग हो जाता है। ठीक, तो उनके अनुरूप ही वर्गीकरण होता है। और वो वर्गीकरण किस लिए है? जो आज का जीव है, या ये कहिए जो जैव विकास होने के बाद जीवों में परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तन के बाद हुआ है जैव वर्गीकरण। ठीक है, अब ये जो परिवर्तन हुआ है किसमें? जो 3.5 अरब वर्ष पहले जो प्रजातियां थी उन प्रजातियों में, और जो आज की प्रजातियां हैं उनसे जो ये कहिए कि जो जैव विकास है, बीच का जो एक लंबी यात्रा हुई है, एक सतत प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसमें जो जीव बच गए और उनमें बचे हुए जीवों में जो परिवर्तन हुए हैं, नए जीव बने हैं, वो सारे परिवर्तन किसकी भी, उन सब परिवर्तनों की व्याख्या एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने बुक लिखी थी अपनी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्टूडेंट्स, कौन सी बुक थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो इस बुक में उन्होंने ये बुक लिखी थी 1859 में। उस बुक में उन्होंने बताया कि किस तरह से जैव विकास हुआ है, किस तरह से पुराने जीव और आज के जीवों में क्या अंतर आया है और किस तरह से वो विकास की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें पूरा उसके जैव विकास की पूरी व्याख्या की है जिन्होंने? चार्ल्स डार्विन ने, और उनकी बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट्स, जो सामान्य लक्षण थे, ठीक है, जो सामान्य लक्षण शुरू में देखे गए थे जिनके अनुसार वर्गीकरण होता था, जो वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं मूल लक्षण, इसे कहते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इसके जो जैव विकास कहता है उनके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो पुराने जीव थे और जो अब हैं उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। ठीक है, उनके गुणों में, उनकी संरचना में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। मगर एक ऐसे जीव हैं जो पहले भी थे और अभी भी है, और उनकी शारीरिक बनावट में, उनकी कार्यविधि में कोई भी किसी तरह का अंतर नहीं आया। तो उन जीवों को कहा गया, क्या कहा गया? आदिम जीव। क्या वो जीव कौन से थे? वो थे हमारी, देखिए मैंने आपको बताई थी कोशिकाएं दो तरह की होती है, एक होती है यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हमेशा एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनको क्या कहा गया? आदिम जीव कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जो वो पहले थे, जैसी संरचना उनकी पहले थी ऐसे ही संरचना उनकी आज है, वो तो उनकी संरचना में कोई भी अंतर नहीं आया। देखिए, तो वो क्या कहे गए? आदिम जीव। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आदिम जीव कौन से हैं? ये है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वाले, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, अब इनको जो आदिम जीव या प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव जीव हो गए, इनको प्रिमिटिव जीव कहा गया, या इनको कभी कहा गया कि ये कैसे हैं? ये निम्न वर्गीय जीव हैं। ठीक है, अब इस बात पे थोड़ा सा विद्रोह हुआ कि ये भ्रामक वर्ड है कि जो जीव इतने लंबे समय तक, यानी कि 3.5 अरब वर्ष तक अपने आप को आसपास के पर्यावरण के अनुकूल करते रहे, अपने को ढालते रहे और बिना किसी परिवर्तित हुए अपने आप को आज तक ले आए। ठीक है, यानी कि वो ख़त्म भी नहीं हुए और अपने आप को परिवर्तित भी नहीं किया और उसी के अनुरूप चलते चले गए। तो इतना लंबा टाइम लेने के बाद वो सब
ये आदिम जीव जो है ये निम्न वर्गीय जीव क्यों हो गए, और जो परिवर्तित होकर आए हैं, या ये कहिए कि जो आज के जीव हैं उनको उच्च वर्गीय जीव क्यों कहा गया, ऐसा क्या बात है। तो इसीलिए जब ये वर्ड भ्रामक वर्ड हो गए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जो अपने आप को बदलता जा रहा है, या ये कहिए कि जो अपने पर्यावरण के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा, अपने आप को उसे बदलना पड़ रहा है, वो उच्च वर्गीय हो गया, और जो अपने आप को बिना बदले उस पर्यावरण के साथ लड़ता हुआ आगे बढ़ गया उसको निम्न वर्गीय कहा। तो ये सही नहीं था। तब इनको आदिम जीव को, जो प्रिमिटिव हैं, ये जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, इनको निम्न वर्गीय जीव नहीं कहा जाता। अब इनके लिए नया नाम रखा गया, वो हो गया सरल जीव। ये कौन से कहलाने लगे, सरल जीव। और जो परिवर्तित होकर नए जीव आए उन जीवों का नया नाम लिखा गया, वो रखा गया जटिल जीव। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि जो पहले थे, या ये कहिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीव थे। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक जीव में पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका भी दोनों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका एक जीवीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, मगर जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सिर्फ एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक है, ये जब भी ऐसे ही थे 3.5 अरब वर्ष पहले भी, और आज भी ऐसे ही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए इनको आदिम जीव कहा जाता है। ठीक है, और इनका एक नया नाम जो आज का नाम है वो इनको सरल जीव भी कहा जाता है, और जो परिवर्तित होकर आ गए उनको कहा जाता है जटिल जीव। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके आगे जब ये जैव विकास हुआ तो इसका वर्गीकरण जैव विकास के आधार पर किस प्रकार होना शुरू हुआ। बेटा, अब जैव विकास होने के बाद जो वर्गीकरण था वो किस तरह से किया गया, तो ये आई द हिरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप, यानी कि जो वर्गीकरण हुआ वो किस तरह से हुआ, उनके पदों के अनुसार उनको जीवों को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो जब जैव विकास हो गया, पूरे उनका परिवर्तन हो चुका था, तब उनको करा गया कैसे, उनका विकास के अकॉर्डिंग उनको वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो ये है क्या है, ये पद है। इनको जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, जब किसी भी एनिमल को या किसी जीव को, कोई भी जीव हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे जंतु हो, ठीक है, तो उसको जब हम रीड करते हैं या स्टडी करते हैं, तो उनके पढ़ने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए ये एक ग्रुप्स हो गए, जिन ग्रुप में वो डिवाइड किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको पहचाना जाता है कि वो सबसे पहले क्या हैं, कौन से किंगडम में आते हैं, फिर उसके बाद कौन से संघ में आते हैं, कौन से वर्ग में आते हैं, कौन से गण में आते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई भी एक ग्रुप पढ़ना है, कोई एनिमल देखने हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि वो कौन से किंगडम है। तो इसको जब हम वर्गीकृत किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है उसका जगत, कि ये कौन से किंगडम में है। ठीक है, किंगडम देखने के बाद फिर उसके नीचे आता है संघ या फाइलम। फाइलम के बाद फिर आता है उसका क्लास वर्ग, और जब वर्ग हो गया, फिर वर्ग के बाद आता है उसका गण, कि वो कौन से ऑर्डर में आएगा। तो गण, ऑर्डर, गण के बाद फिर उसकी फैमिली देखी जाती है, फैमिली लिखी जाती है कि ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। फिर फैमिली के बाद आता है उसका वंश, ये किस वंश का है। ठीक है, और फिर होती है उसकी प्रजाति, ये कौन से स्पीसीज को बिलोंग करता है। ठीक है, ये अब हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया किसी को भी, किंगडम में, संघ में, वर्ग में, गण में, कुल में, वंश में, प्रजाति में, तो
अब ये सब क्या होती हैं, इनको हमने डिवाइड तो किया है, मगर इसमें किस तरह से रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए बेटा, सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, स्पीसीज। स्पीसीज को जो वर्गीकरण किया गया है, स्पीसीज में वो एनिमल्स रखे जाते हैं या वो जीव, उनका जो आधार होता है वो होता है उनका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें स्पीसीज का मतलब वो समूह है जिसमें जीव, एक निश्चित जीव अपने आप अपने ही जैसे जीवों के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी और के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो उस आधार को लेके इनकी बनी प्रजाति। अब ऐसे समझिए आप, प्रजाति हो गई जैसे पृथ्वी पर चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री या धरती का कोई भी भाग हो जहाँ पर होमो सैपियंस रहते हैं। होमो सैपियंस क्या होते हैं, होमो सैपियंस होते हैं मनुष्य जाति। ठीक है, जो मनुष्य हैं वो कहीं के भी हों, चाहे वो भारत के हों, इंडिया के हों, चाहे वो अमेरिका के हो, चाहे कहीं चीन के हों, चाहे कहीं के भी हों, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो अपना रिप्रोडक्शन से साथ नई जनरेशन को बना सकते हैं। तो जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो हो गई उनकी स्पीसीज। ठीक है, वो एक स्पीसीज के हैं, एक तो उनके साथ हम वो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। देखिए, समूह जिसके सदस्य प्राकृतिक रूप से नेचुरली अंततः प्रजनन करते हैं वो कहलाती है एक स्पीसीज। ठीक है, तो एक स्पीसीज यानी कि एक प्रजाति। सही है, जैसे होमो सैपियंस, होमो सैपियंस मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं धरती पे कहीं पे भी रहने वाला कोई भी मनुष्य हो, वो आपस में क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके, ये हो गई स्पीसीज। ये बाद में, सबसे बाद में देखी जाती है कि कौन सी स्पीसीज के कौन हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। फिर उसके बाद है वंश। तो वंश में क्या है, वंश में देखा जाता है कि जो समान दिखने वाले करेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, उनके हिसाब से उनको एक वंश में रखा जाता है। एक जैसे देखने में है मगर उनके क्या है, स्पीसीज अलग अलग है। जैसे कैसे, आप देखिए इसमें एक ही वंश में रखे जाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, ये क्या है, ये सब एक जैसे लगते हैं देखने में। अगर हम उन्हें एक बार देखेंगे तो हमें लगेगा कि लायन, जो शेर है वो भी, चीता, बाघ सब एक जैसे से है, मगर ये कभी भी शेर का जो है वो ब्रीड नहीं कर सकता किसके साथ, चीते के साथ। ठीक है ना, शेर और चीते जो है ये अलग अलग प्रजाति है। शेर जो होगा उनका रिप्रोडक्शन अलग होगा, ठीक है, चीता अलग होगा, तो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते, इसलिए इनको अलग उसमें अलग बाद में प्रजातियों में डाला जाता है। मगर उससे पहले क्या होता है, ये एक ही वंश के होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें एक ही जैसी लक्षण होते हैं, या ये कहिए कि जो वंश होता है उसमें एक जैसे दिखने वाली कई प्रजातियों का समूह हो जाता है। ठीक है, प्रजाति समझ में आए, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर पाते हैं एक ही जैसी, ठीक, वो होते हैं प्रजाति। और जो प्रजाति के साथ बहुत सारी प्रजातियां, कई प्रजातियां जो समानता देखने में एक जैसी होती है, वो बनाता है एक वंश या जीनस। ठीक है, अब हमारे जीनस के बाद देखते हैं हम फैमिली। बेटा ये सबसे नीचे है प्रजाति, इससे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे के गुणों से उचड़ते हुए हम ऊपर के गुणों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी आती है अब कुल या फैमिली। तो फैमिली में क्या है, फैमिली में ये है कि जो प्रजाति है वो तो बहुत सारी कई प्रजातियां मिलके एक क्या बना लेती हैं, वंश बना लेती हैं, मगर कई वंश या ये कहिए कि बहुत सारे वंश ऐसे होते हैं, जो प्रजातियां भी हैं कि जो एक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, मगर वो अलग होते हैं, उनका वंश भी अलग होता है, मगर वो कहेंगे कुछ लक्षण जो बहुत सारे समान लक्षण पाए जाते हैं, उनमें कुछ गुण आपस में एक जैसे होते हैं, तो उनको एक फैमिली में डाल दिया जाता है। जैसे देखिए, आपस में संबद्ध वंश एक कुल में रखे जाते हैं, जो वंश जो आपस में एक जैसी समानताएं पाई जा रही हैं, गुण पाए जा रहे हैं, उन्हें देखने में लक्षण एक जैसे लगते हैं। जैसे अब आप देखिए, एक वंश है फैलिश वंश। फैलिश वंश में पाई जाती है बिल्ली। ठीक है, तो बिल्ली का वंश क्या हो गया, फैलिस, उसकी प्रजाति अलग हो गई, वंश अलग हो गया। ठीक है, मगर वो क्या है, फैमिली कौन सी है उसकी, वो फैलिडी फैमिली की है। और उसी की तरह से एक पैंथरा है जो एक जीनस है। ठीक है ना, एक पैंथरा वंश है जिसमें पाए जाते हैं शेर, बाघ,
ये सब किस में डाले गए हैं, ये पैंथेरा वर्ग के हैं, चीता, ये सब पैंथेरा वर्ग में डाले गए। तो इस पैंथेरा जो है ये कुल वंश, ये दोनों वंश के लक्षण एक जैसे देखने में लगते हैं, तो जो इनकी फैमिली है वो एक ही फैमिली में डाल दी जाती है कि बिल्ली भी उसी फैमिली की है और चीता या बाघ भी उसी फैमिली का है। मगर देखिए स्टूडेंट्स, वो बाद में क्या है, बिल्कुल अलग हो रहे हैं, उनकी स्पीसीज भी अलग होती है, उनकी जीनस भी अलग हो जाता है। तो मगर क्या है, फैमिली एक है। और कौन सी फैमिली है, फेलिडी। तो फेलिडी फैमिली में आपके बिल्ली भी आ जाती है कि ठीक है, फेलिस वंश की है। और उसके बाद पैंथेरा भी आ जाता है, शेर और बाघ भी आ जाते हैं जो पैंथेरा वर्ग के हैं। इतना समझ में आया? अभी इतना क्लियर हुआ कि प्रजाति, वंश और कुल। अब देखिए, ये हमारी हो गई फैमिली कि कुल, इस कुल में बिल्ली भी आती है और शेर भी आता है, ये सारे एक ही कुल के हो गए। अब उसके ऊपर आता है गण, ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या करते हैं, ये एक उससे भी बड़ा ग्रुप है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि जो एक जैसी दिखने वाले, जो में समानताएं मिलती है, ऐसी फैमिलीज को, यानी कि कई कुलों का एक समूह बन जाता है जो कहलाता है गण, ऑर्डर, ठीक है। समझ में आया कि बहुत सारे ऐसी फैमिली जिनके गुण, जो देखने में समानता है जिनमें, वो बहुत सारे फैमिली मिलकर, गण मिलकर, ठीक है, बहुत सारे कुल मिलकर एक गण बनाती हैं जिसको कहते हैं ऑर्डर, ठीक। अब जब बहुत सारे कई इसी तरह से जब कई ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, जो समान ऑर्डर में, मतलब जो समान देखने वाले, लगने वाले ऑर्डर होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी श्रेणी बन जाती है जिस श्रेणी को कहते हैं वर्ग, क्लास। और उनके साथ फिर बनता है, अनेक वर्गों से बनता है फाइलम, या ये कहिए संघ। और फिर उससे बनता है किंगडम। और किंगडम में बहुत सारे जीव हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव हैं और उनके लक्षण कैसे हैं, बहुत कम मिलते हैं। देखिए, फिर से देखिए, हमने ली प्रजाति, सही है। प्रजाति में जो जीव हैं वो कम हो जाएंगे, सही है। वो सिर्फ उसी के रहेंगे जो आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, जो आपस में प्रजनन करते हैं, वो प्रजनन वाले जीव। तो उनके क्या है, वो उनके वो आपस में जो प्रजनन करते हैं वो सारे जीव आ जाएंगे एक ही प्रजाति में, ठीक है। अब उस प्रजाति में जो लक्षण हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उस जीवों के, वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मगर उन जीवों की जो संख्या होती है वो कम होती है, ठीक है। जैसे हमने इसमें लिया था मनुष्य जाति को। अब मनुष्य में क्या है, जितनी भी धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें से सिर्फ मनुष्यों को स्पीसीज में डाला, इसमें होमो सैपियंस स्पीसीज ने डाला गया है, ठीक है। तो जो एक स्पीसीज है या होमो सैपियन स्पीसीज है, उसमें सिर्फ मनुष्य हैं जितने भी हैं। तो वो मनुष्य क्या, इतनी जो जहाँ अनगिनत जीव हैं, उनमें से सिर्फ मनुष्यों को छांटकर अलग कर दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें कैरेक्टर्स, जो लक्षण हैं, वो तो बहुत सारे समान मिल रहे हैं, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे ही कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। आप देखेंगे जितने भी मनुष्य हैं उनके लगभग सभी में समान समान कैरेक्टर दिखते हैं, ठीक है। मगर उनकी जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। और जब वंश होता है, वंश में थोड़ा सा उन जीवों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसमें कई स्पीसीज आ जाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास स्पीसीज आ गई बाघ की, अलग से बाघ जो एक जैसा है, बाघ है, शेर है, वो आपस में देखने में एक जैसा लग रहा है, मगर दो स्पीसीज अलग अलग हो गई, ठीक है। तो उनको क्या करा, उन्होंने लाकर एक ही वंश में रख दिया। तो स्पीसीज कई अलग अलग प्रजातियां उसके अंदर आ गई, तो जीवों की संख्या क्या हो गई, बहुत उससे ज़्यादा हो गई, जीवों की संख्या बढ़ गई, मगर जो कैरेक्टर्स है, लक्षण है, वो और कम हो गए, कुछ कम हो गए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए शेर के कैरेक्टर्स और बाघ के कैरेक्टर वो देखने में एक जैसे हैं, मगर कोई न कोई कैरेक्टर ऐसा होगा जो अलग होगा, ठीक है। तो उनकी संख्या बढ़ गई। अब उसके बाद आ गई कुल। अब कुल में क्या करते हैं कि जो एक जैसे जीनस के हैं, ठीक है, या ये कहिए वंश के हैं, वो सारे वंश जो देखने में एक जैसे लगते हैं, वो सब ला के रख दिए गए एक ही फैमिली के अंदर। तो जीवों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई और गुण जो है उनके कम हो गए, कैरेक्टर्स।
फिर आ गए गण ऑर्डर, उसमें कई गुरुकुलों को एक साथ रखा गया, तो जीवों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कई कुल आ गए, कई कुल मतलब कई फैमिली आकर ऐड हो गई, तो जीव कैसे हो गए और ज़्यादा बढ़ गए। इसके बाद क्लास, क्लास में जो समान दिखने वाले गण हैं, ठीक है, समान दिखने वाले गण हैं, उन सबका एक ग्रुप बन गया, बड़ा ग्रुप, तो वो हो गई क्लास। ठीक है, अब फिर उसका हो गया संघ, फाइलम, और फाइलम के बाद जगत, किंगडम। तो इस तरह से किंगडम में क्या हो गया, बहुत बड़ा समूह हो जाता है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी भी सृष्टि है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको सबसे पहले बांटा जाता है किंगडम में। ठीक है, किंगडम में करा, फिर उसके बाद फाइलम में, फिर उसके बाद वर्ग में, गण में, कुल में, वंश में और प्रजाति में। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण कि जो क्रम है, या ये कहिए जो पद है, जिनके अकॉर्डिंग वर्गीकरण किया जाता है। हाँ जी बच्चों, अब जब हमने ये पद देख लिए कि जो वर्गीकरण है उनका जो पदों का क्रम है, ठीक है, वो क्या है, तो हमने देखा कि सबसे पहले जो हमने उनको डिवाइड करेंगे, हमने नीचे से देखा था कि प्रजाति, वंश, कुल, और जब हम उनको लिखने बैठेंगे, जब उनको स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले होता है उनका जगत, कि जितने भी जीवधारी हैं उन सबको अलग अलग जगत में रखा गया। ठीक है, किंगडम में, और किंगडम से फिर फाइलम में डिवाइड करेंगे, फाइलम से वर्ग, वर्ग से गण, गण से कुल, वंश और प्रजाति। ठीक है, तो हमने जब सारे जीवधारियों को सबसे पहले जगत में डिवाइड रखा, तो वो किस तरह से वर्गीकरण किया गया, तो अभी हम देखते हैं उनको वर्गीकृत किस प्रकार किया गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम सबसे पहले जितनी भी जीवधारी हैं, ये कहिए कि जितनी सृष्टि में, इस नेचर में जितनी भी जीव हैं, टोटल जीव, ठीक है, उन सब में चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पानी वाला हो, पानी में रहने वाला हो, या आकाश में रहने वाला हो, चाहे एक कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो, ठीक है, कोई भी हो, उन सबको हमने सबसे पहले देखा। ठीक है, तो इसको डिवाइडेशन करते टाइम या वर्गीकृत करते टाइम, क्लासिफिकेशन होते टाइम, सबसे पहले सब जीवों को एक साथ लिया गया। तब मैंने आपको जब जीवों का वर्गीकरण समझा था हमने, तो हमने उसके आधार देखे थे। तो हमने पढ़ा था कि जो प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र है, देखिए कृत्रिम जो था, जो अरस्तु जी ने दिया था, तो अरस्तु ने क्या बोला था कि जो उनके सामान्य लक्षण हैं, एक या दो लक्षण देखे और उनको उनके ग्रुप में डिवाइड कर दिया, वर्गीकरण कर दिया उनका। ठीक है, जो जल में रहने वाले देखे कि जो भी जल में रहता है वो सब जलीय जीव होते हैं, जो आकाश में रहते हैं वो सब नभचर होते हैं, जो धरती पे रहने वाले हैं वो थलचर होते हैं। ठीक है, उन्होंने एक दो लक्षण के साथ उनको अलग कर दिया, मगर बहुत सारी उसमें कमियां रही, तो उन कमियों को दूर करते हुए वो एक नया प्राकृतिक तंत्र बना, जिसका नाम हुआ प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र। ठीक है, अब जो ये प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र था, इसमें हमने पढ़ा था उसको डिवाइड किस वर्गीकरण कैसे किया गया, तो उसका आधार था कोशिका। सबसे पहले कोशिकाओं को देखा गया, तो यही हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने लिए सारे जीवधारी, जितने भी जीवधारी थे, अब उनको उनकी कोशिका के आधार पे वर्गीकृत किया गया। ठीक है, क्योंकि कोशिका ही जीवन की मौलिक इकाई होती है। तो कोशिका कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी हमने, एक पढ़ी थी हमने प्रोकैरियोटिक और एक पढ़ी थी यूकैरियोटिक। ठीक है ना, तो सेल कितने टाइप की थी? दो टाइप की सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब हमने सबसे पहले देखा प्रोकैरियोटिक को अलग कर दिया, यूकैरियोटिक को अलग किया। तो जितने भी जीवधारी थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक कैटेगरी हो गई प्रोकैरियोटिक सेल्स की और एक हो गई यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, अब हमको सभी को पता है कि जो प्रोकैरियोटिक हैं वो कैसे हैं, वो सेल जो हैं वो एक ही सेल होती है। ठीक है, वो अलग है, अपना एक ग्रुप है उनका, वो सारे वो अपने आप में एक अलग ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप में क्योंकि वो में डिवीजन नहीं होता, लेवल कौन सा
डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, उनमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिंगल सेल के अंदर होती चली जाती हैं, वो अपने से परफॉर्म करते रहते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। अलग अलग इनके वे होते हैं, ठीक है, वो हम वे अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी भी थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उनका एक अलग ग्रुप बन गया जिसको रखा गया मोनेरा, ठीक है। इसमें जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स थी वो सब मोनेरा के अंदर आ गई। तो ये हमारा आधे जो जितने जीवधारी थे उनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी थी सब अलग कर दी। अब हम बचती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं या यूकैरियोटी, ठीक है। जो यूकैरियोटिक कोशिका थी, यूकैरियोटी, उनको भी देखा गया कि कितने तरह की, दो प्रकार, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। तो जो एक कोशिकीय थी उनमें और फिर बहुकोशिकीय उनको भी अलग अलग कर दिया गया। सही है, इतना क्लियर हुआ। सभी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक को भी दो में कर दिया गया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिक या ये कहिए एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिक और बहुकोशिक। जो एक कोशिका वाले जीव हैं वो सब इसके अंदर आ गए और जो बहुकोशिका वाले हैं वो इसके अंदर। एक कोशिका वाले जीवों का फिर एक ग्रुप नाम दिया गया, वो हो गया प्रोटिस्टा। क्या नाम हो गया? प्रोटिस्टा। तो इतना क्लियर हुआ। प्रोटिस्टा में क्या आ गई? प्रोटिस्टा में हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के एक कोशिकीय जीव आ गए। अब ये हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप रह जाता है, वो रहता है बहुकोशिकीय जीवों का, जिसके अंदर अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव होंगे उन सभी के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्लियर? तो ये हो गया बहुकोशिकीय जीवों का एक ग्रुप। अब इन बहुकोशिकीय जीवों में या ये कहिए जो दो तो कोशिकाएं थी, हमने दो तरह की पढ़ी थी उसके बाद भी। एक कोशिका वो थी जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। और एक वो होती है कोशिका जिसके ऊपर कोशिका झिल्ली के ऊपर एक परत और होती है, एक आवरण होता है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। तो अब उन कोशिकाओं के आधार पर ये कहा गया, मैंने आपको बताया था कि पादप को जब डिवाइड किया गया तो पादपों को किनको पादप कहा गया? पादप का मतलब है वो कोशिका या वो जीव जिनके अंदर वो कोशिका पाई जाती हैं जिसपे कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति वाली कोशिका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं वो होती हैं पादप, ठीक है। तो ये बहुकोशिकीय में दो ग्रुप अलग अलग बना दिए गए। एक हो गया कोशिका भित्ति सहित और एक हो गया कोशिका भित्ति रहित, ठीक है। अब इनको हम एक इस तरह से और देख सकते हैं कि ये कोशिका भित्ति सहित था, ठीक है, और ये कोशिका भित्ति रहित। यहाँ तक हमने कोशिका भित्ति देखी, सही है। अब ये जो कोशिका भित्ति वाले हैं इसमें तो सारे कौन से हो गए? परपोषी आ गए हैं। और जो कोशिका भित्ति सहित है उसमें परपोषी भी हैं और शवपोषी भी है, यानी कि अपने लिए खाना खुद बनाने वाले भी हैं मगर कुछ ऐसे भी हैं जो खाना नहीं बनाते अपने लिए, ठीक है। तो अब इनको भी एक ही ग्रुप नहीं आएगा, इनको भी डिवाइड करना नेसेसरी हो गया, आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि ये भोजन के ऊपर जो पोषण का आधार है, ठीक है, पोषण स्तर के आधार पर इनको अलग करना जरूरी हो गया। तो इनमें क्या करा, जो कोशिका भित्ति वाले थे या ये कहिए जो कोशिका जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है कोशिका में, उसको उनके पोषण के आधार पर, पोषण स्तर किस तरह का है, किस तरह से वो लेते हैं, उनके आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक हो गई फंजाई जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते या ये कहिए ये प्रकाश संश्लेषी नहीं होते, सही है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरे प्लांट्स पर का भोजन खाते हैं, ठीक है। ये हो गए फंजाई। और एक हो गए प्लांटी। ये प्लांटी वो किंग ये है जो अपने लिए भोजन अपने से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। ये किसी के ये कहिए सब पोषी होते हैं, ये किसी के बनाया हुआ भोजन नहीं लेते। और एक ग्रुप है हमारा कोशिका भित्ति रहित, वो हो गया एनीमेलिया, जिसमें सभी एनिमल्स आ गए,
कौन से? क्योंकि एनिमल जितने भी होते हैं वो परपोषी होते हैं, वो दूसरों का खाना खाते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं वो अपने भोजन के लिए? अदर एनिमल्स पे या प्लांट्स पर। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो ये क्या बन गए आपके मेजर किंगडम। ठीक है, अभी इन किंगडम्स कौन कौन से हो गए? प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये आपके 5 बड़े किंगडम बनकर आते हैं। क्लियर? अभी हम इसको अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि जो वर्गीकरण, जो प्राकृतिक तंत्र बना, जो सब मान्य हुआ, ये वो वर्गीकरण है जो मान्य हुआ। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? सारे जीवधारियों को पहले उनकी कोशिका के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के आधार पर। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्योंकि ये एक छोटा वो है, मतलब एक ही है, उसमें अलग अलग नहीं है, एक ही सेल है, तो इसका एक ही बना, क्या बना? मोनेरा। ठीक है, उसको कहा गया मोनेरा। अब मोनेरा के बाद यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है, यूकैरियोटिक सेल है, वो 2 प्रकार की हो गई। एनिमल्स, उसके जीव जो हो गए 2 प्रकार के हो गए, एक वो जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, एक वो जिसमें बहुकोशिका है, एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती है। तो जो एक कोशिकीय जीव हो गए वो सारे चले गए प्रोटिस्टा में। ठीक है, उनका क्या बन गया? एक ग्रुप, प्रोटिस्टा ग्रुप बन गया। और जो बहुकोशिकीय हैं वो सब अलग रह गए। अब जो बहुकोशिकीय हैं उसमें भी कोशिकाएं 2 प्रकार की पाई जा रही थी। ठीक है, अभी हम कोशिकाओं के आधार पर चल रहे हैं। कौन सी कोशिका? एक वो कोशिका थी जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती थी। ठीक है, और एक वो कोशिकाएं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक, तो उनको भी अलग अलग कर दिया गया। तो जो कोशिका भित्ति वाले थे वो एक साइड, और जो कोशिका भित्ति जिन पर नहीं थी उनको एक साइड कर दिया गया। अब जो कोशिका भित्ति रहित थे, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं थी, उनका ग्रुप बन गया एनिमेलिया। ठीक है, कितने ग्रुप हो गए अभी तक? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया हो गया। अब एक हो गया कोशिका भित्ति सहित। अब इनको देखा गया कि अब इनको कैसे अलग अलग किया जाए। तो देखिए, कोशिका भित्ति रहित जितने भी थे वो सब परपोषित थे, यानी कि उनका पोषण का आधार क्या था? अदर था, दूसरे एनिमल या दूसरे पौधे, तो अब उन पे डिपेंड होते थे। अब इनमें भी ऐसे ही हो गए। इन्होंने उनको देखा कि जो प्रकाश संश्लेषी हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, उनका एक ग्रुप बन गया प्लांटी ग्रुप, और जो नहीं करते वो हो गया फंजाई ग्रुप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से जीवों का वर्गीकरण किया गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो ये हमारे ग्रुप बनकर आए हैं, इन ग्रुप को भी किस तरह से उनके फाइलम में डिवाइड किया गया और उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग किया गया। ठीक है, इस आज की वीडियो में हमने देखा जैव विकास और वर्गीकरण। पहले जैव विकास क्या है और उसका क्या इफेक्ट होता है किस पर? वर्गीकरण में। तो जैव विकास और वर्गीकरण में क्या संबंध होता है, उनका संबंध, फिर उनका पद देखे कि किस पदों के क्रम के अनुसार, पदानुसार जीवों को वर्गीकृत किया गया, वो कौन कौन से पद थे, और फिर उन पदों तक पहुंचने के लिए जितने जीवधारी हैं उनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया उन पदों में पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे का वर्गीकरण, मतलब जीवों को किस तरह से कौन कौन से लक्षण है जिनसे उनको अलग अलग फाइलम में, अलग अलग किंगडम में रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।